हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पहली यूनिट लीनियर अलजेब्रा की, और ये है उसका पार्ट 1 जिसमें पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है हमारा। मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, अगर मान लीजिए मुझे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये मुझे कुछ एलिमेंट दे रखे थे। मैंने क्या किया, इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में अरेंज कर दिया है, या इन्हें एक टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया है, जिसमें मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाती है और वर्टिकल लाइन मेरी कॉलम कहलाती है। तो उसे कहते हैं हम मैट्रिक्स। यहाँ हम मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ये क्या है मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो हम इसे जनरली ऑर्डर को m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मेरा m क्या है, m हमारा नंबर ऑफ रोज है, और n क्या है मेरा, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ इसमें रो कितनी है, 1 2 2, और कॉलम कितने 1 2 3, तो कॉलम कितने 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमारी पहली मैट्रिक्स आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये मैट्रिक्स हुई, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब आती है हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। फिर आती है मेरी रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स याद रखिएगा दोस्तों, ये अलग अलग मैट्रिक्स हैं, जिसमें रो मैट्रिक्स मेरी वो मैट्रिक्स होगी जिसमें 1 2 3 4। यहाँ हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है और बहुत सारे कॉलम हैं, तो ये कहलाएगी मेरी रो मैट्रिक्स। यानी कि जिसमें अगर मेरी एक रो होगी वो मैट्रिक्स कहलाएगी मेरी रो मैट्रिक्स। और जहाँ यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है और 4 रो हैं। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो तो वो कहलाती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। अब देखते हैं अगली मैट्रिक्स। अब आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर। जैसे कि मान लीजिए ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, यहां हम देख सकते हैं ये जो डायगोनल होता है हमारा, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर अगर हमारे सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो कहलाती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी होती है, और हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें। अगर मान लीजिए मेरी मैट्रिक्स ए है और मैं इसका ए इनवर्स निकालूंगा, तो हमारा ए इनवर्स आएगा 1/a 0 0 0 1/b 0 0 0 1/c। अब इस मैट्रिक्स की अगली प्रॉपर्टी आती है, और इस मैट्रिक्स में मैं a रेज टू पावर n करूंगा, यानी a मैट्रिक्स को n टाइम्स a से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं क्या मिल जाएगा a रेज टू पावर n 0 0 0 b रेज टू पावर n 0 0 0 c रेज टू पावर n। तो हम देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का ही रेज टू पावर n हो जाता है। इसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करें और हम इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को निकालें, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को निकालें तो वो आता है इसका प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि हमारे a इंटू बी इंटू सी इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। अब देखते हैं अगली मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जो डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी, बट उसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। यानी हम कह सकते हैं ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम हैं। ठीक, अगली आती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्या कह रहा हूं मैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 होंगे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं इसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1 हैं।
तो कहलाती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखिएगा इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और हम किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। अगर हम किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी हमें वही मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। और हम इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करें तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है हमारा 1। अब आती है हमारी अगली मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा नल मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हमारे जीरो होंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, तो कहलाई हमारी नल मैट्रिक्स, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। अब आती है हमारी अगली मैट्रिक्स, वो है हमारी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और नहीं, यहाँ एंड आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं, अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखिए, पहले बताते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, मैं यहां देखूं अगर मान लीजिए ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है, अगर ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके नीचे के सारे एलिमेंट अगर मेरे जीरो हो जाएं तो ये कहलाती है मेरी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और वही बात करें हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो ए बी सी डी ई एफ 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं आप कि अगर ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है तो इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये कहलाती है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो होगी जिसके ऊपर के प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट हमारे जीरो होंगे। अगर हम इसको मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो याद रखिएगा इन दोनों मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी इसका हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा। अब देखते हैं अपनी अगली मैट्रिक्स। अब आती है मेरी एडमपोटेंट मैट्रिक्स। तो एडमपोटेंट मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिसमें अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और हमें रिटर्न में वही मैट्रिक्स वापस मिल जाए। अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं और हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो ये कहलाती है मेरी इडेमपोटेंट मैट्रिक्स। और याद रखिएगा इडेमपोटेंट मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए रेज टू पावर एन करते हैं तब भी हमें रिजल्ट ए ही मिलेगा। अब आती है हमारी अगली मैट्रिक्स जो है मेरी निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी और हम किसी मैट्रिक्स का ए रेज टू पावर एन करते हैं और हमें रिजल्ट में नल मैट्रिक्स मिल जाए। फिर आती है हमारी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिसमें अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और हमें रिटर्न में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो कहलाती है हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स। याद रखिएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ए रेज टू पावर एन कर रहे हैं तो या तो वो हमारा ए होगा या वो हमारा आई होगा। हम जानते हैं आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए किस केस में होगा, अगर यहाँ हमारा एन ऑड होगा तो ये हमारा ए हमें रिजल्ट मिलने वाला है, और अगर ये हमारा एन इवन होगा तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी अगली मैट्रिक्स की तरफ जो है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिसका डिटरमिनेंट हमारा जीरो होगा। याद रखिएगा इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर आती है अगली हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होंगी जिनका डिटरमिनेंट हमारा जीरो नहीं होगा। अब आती है अगली मेरी इक्वल मैट्रिसेस। तो याद रखिएगा इक्वल मैट्रिसेस हमारी वो मैट्रिसेस होंगी, याद रखिए दो मैट्रिक्स के बीच का रिलेशन है। और मान लीजिए मुझे दो मैट्रिक्स दे रखी हैं ए बी सी डी, और उन्होंने बोला है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है किसके, 1 2 3 4, और उसने बोला है ए बी सी डी मैट्रिक्स जो है वो 1 2 3 4 के इक्वल है। तो याद रखिएगा
इन्हें इक्वल होने के लिए a इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। यानी कि हर इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, जब हम कह सकते हैं हमारी दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब आता है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो पहला ऑपरेशन आता है हमारा एडिशन। पहला ऑपरेशन कौन सा आता है? एडिशन। तो एडिशन क्या होता है मैट्रिसेस का? अगर मान लीजिए मुझे दो मैट्रिक्स दे रखे हैं एडिशन के लिए ए बी सी डी एंड 1 2 3 4। अगर ये मुझे दो मैट्रिक्स का सम करना है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, तो हमें ए प्लस बी क्या मिलने वाला है? 1 प्लस ए प्लस 1, बी प्लस 2, सी प्लस 3 और डी प्लस 4। ये हमें ए प्लस बी मिलने वाला है। और ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए और हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी 2x2 मैट्रिक्स का होगा। और हम एडिशन की बात करें तो याद रखिएगा पहली प्रॉपर्टी कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो याद रखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और अगर हम ए प्लस बी करें दोनों मैट्रिक्स का, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा मैट्रिक्स का वो भी उसी ऑर्डर का होगा। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की एडिशन की। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए प्लस बी करें, अगर हम मैट्रिक्स ए प्लस बी करें तो वो किसके इक्वल होता है? हमारा मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए के। और हम ए प्लस बी मैट्रिक्स करते हैं वो इक्वल होता है हमारे बी प्लस ए मैट्रिक्स के, और यही प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगली आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए हमें तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं और हम उसमें पहले ए मैट्रिक्स प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स करते हैं, और या फिर हम ए प्लस बी को पहले ऐड करके फिर सी को ऐड करते हैं, तो भी दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो हम कह सकते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ फॉलो होने वाली है। अब बात करते हैं अगले ऑपरेशन की जो है सब्ट्रैक्शन। तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम एडिशन जैसी ही होती है और यही रूल सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करता है जो एडिशन कर रहा है। तो अब बात करते हैं हम अगले ऑपरेशन की जो है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन हमारा दो तरीके से हो सकता है, या तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा या वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी और हम उसमें एक कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिली? के ए, के बी, के सी, के डी। तो ये हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होने वाली है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यह स्केलर हमारी मैट्रिक्स से हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने वाला है। अब बात करते हैं मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन की। तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन हम आरसी मेथड यूज़ करते हैं, जैसे रो एंड कॉलम मेथड यूज़ करते हैं। अगर आप 12th पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए मेरी एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और एक मैट्रिक्स बी दे रखी है और मुझे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m1 इंटू n1 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है m2 इंटू n2। अगर आपको इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो याद रखिएगा n1 आपका m2 के इक्वल होना चाहिए, जब ही आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी ए इंटू बी की, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m1 इंटू n2। इसका कॉलम और इसकी रो उसका रिजल्टेंट ऑर्डर होने वाला है। अब बात करते हैं हम अगली प्रॉपर्टी की। तो उसकी अगली प्रॉपर्टी कहती है अगर मैं ए इंटू बी मैट्रिक्स करता हूं तो वो इक्वल नहीं होता है बी इंटू ए के। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। अगर मान लीजिए मुझे तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं ए इंटू बी इंटू सी, वो हमारा इक्वल होता है ए इंटू बी इंटू सी। अगर मान लीजिए हमें तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं, हम पहले ए इंटू बी करते हैं फिर सी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या ए में बी इंटू सी मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर करते हैं, तो याद रखिएगा कि ये दोनों ही टर्म इक्वल होती हैं और इसी को कहते हैं अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
और हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब देखते हैं इसका अगला ऑपरेशन। अब आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो हम इसको मान लीजिए अगर हमको ये मैट्रिक्स दे रखी है तो हम उसको टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। अब मान लीजिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मुझे मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स मेरी ए है, तो मेरे दोस्तों ए ट्रांसपोज क्या होने वाला है। ए ट्रांसपोज हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ए में मेरी रो थी, वो ए में जो मेरा कॉलम था, ए ट्रांसपोज में वो मेरी रो है, और जो ए में मेरा रो था वो मेरा ए ट्रांसपोज में कॉलम है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो वो ट्रांसपोज हो जाता है उस मैट्रिक्स का। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी की बात करें तो ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाती है। अगर हम ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज करते हैं वो इक्वल होता है हमारे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी, अगर हम ए इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं वो इक्वल होता है हमारे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। और एक और प्रॉपर्टी, अगर हम ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल होता है हमारे सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज में हम देख सकते हैं क्या होता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, अगर हम किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें इनिशियल मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। अगर हम दो मैट्रिक्स का सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो याद रखिएगा, अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। अगला है हमारा, अगर हम ए इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ऐसे ही हम ए बी सी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो इक्वल होता है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। अब देखते हैं अगला जो है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, अगर मान लीजिए मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है जो जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जैसे कि 1 + 2i माइनस आई 3 4 माइनस 8i, तो हमें ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो इसका ए कॉन्जुगेट क्या होने वाला है। हम क्या करते हैं, ए कॉन्जुगेट में जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें a + 2i दे रखा, तो ये हमारा a - 2i हो गया। हमने क्या किया, यहाँ माइनस आई तो ये प्लस आई, यहाँ कोई 3 था तो 3 रहा, यहाँ 4 - 8i, यहाँ 4 + 8i हो गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ जो इमेजिनरी पार्ट प्लस था वो यहाँ माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज की। कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए थीटा से, तो ये हमारा इक्वल होता है ए ट्रांसपोज का बार और ए बार का ट्रांसपोज। अब देखते हैं इसे होता क्या है। अब मान लीजिए हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इसका ए थीटा निकालना है, इस मैट्रिक्स का हमें ए थीटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमने इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल लिया है, अब हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो 1 - 2i i 3 4 + 8i। तो हमने यहाँ क्या किया, रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया, जिससे हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोज भी हो गई। तो ये क्या कहलाता है, मेरा कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, अगर हम अपनी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके जिसका कॉन्जुगेट निकाल लें या कॉन्जुगेट बना के उसका ट्रांसपोज कर लें तो कहलाता है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आता है हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मान लीजिए A B C D E F G H I ये हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होने वाला है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस होने वाला है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि क्या है इसके A + E + I। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3
215 819। और मान लीजिए हमें कोई ये मैट्रिक्स दे रखी है रैंडम, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होने वाला है? इस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा 1 + 1 + 9, जो कि इक्वल किसके होता है? 11 के। तो अगर हम अपने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दें तो वो कहलाता है हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब आती है हमारी स्पेशल रियल मैट्रिसेस। तो स्पेशल रियल मैट्रिसेस की बात करें तो इसमें हमारी 3 मैट्रिसेस आती हैं। पहली मैट्रिक्स है हमारी सिमेट्रिक। तो पहली मैट्रिक्स में आती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और तीसरी आती है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो अगर हम किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करते हैं और वही मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाती है तो वो कहलाती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वहीं अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और वो उसके नेगेटिव ऑफ एफ यानी उस मैट्रिक्स का नेगेटिव हमें मिल जाए तो वो कहलाता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे 0 होते हैं। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो मान लीजिए मुझे कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ना तो वो सिमेट्रिक है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम उसे a + a ट्रांसपोज बाई 2 + a - a ट्रांसपोज बाई 2 को मैं फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व करके देंगे, इससे ये कट जाएगा, 2a/2 क्या हो जाएगा हमारा, फिर से a हो जाएगा, तो इक्वल टू a ही आएगा ये। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा उस मैट्रिक्स का ये वाला पार्ट हमेशा सिमेट्रिक होगा और ये वाला पार्ट हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर मान लीजिए मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है, वो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, ना तो वो सिमेट्रिक है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और मैं उसमें उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर दूं या किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज में ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दूं, तो याद रखिएगा इन दोनों केसेस में जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाली है, इनकी रिजल्टेंट, वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने वाली है। अब आइए बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी अगर हम किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करें और वो उस मैट्रिक्स से इनवर्स के इक्वल हो तो कहलाती है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं A × A ट्रांसपोज अगर हमारा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो ये कहलाता है हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो याद रखिएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा या तो +1 होगा या -1 होगा हमेशा। इससे अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? मान लीजिए हमें कोई रो दे रखी है ABCD, मान लीजिए हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस मैट्रिक्स में अगर हम A × C + B × D, और मान लीजिए यहाँ E और F भी होता तो +E × F करेंगे तो हमें रिजल्टेंट हमेशा 0 मिलेगा। या EF ना दे रखो तो आप ये हटा सकते हैं। और इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगली प्रॉपर्टी कहती है, मान लीजिए ये रो है, ये एक अलग रो है, और हम किसी रो का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? वो मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल आता है। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, अगर आप √A² + B² + E² करें तो 1 के इक्वल आएगा। अगर हम √C² + D² + F² करते हैं तो वो भी हमारा इक्वल टू 1 ही होगा हमेशा। और नीचे रोज और नीचे बढ़ती चली जाएंगी तो ये प्रॉपर्टी आगे भी फॉलो होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। अब हम स्पेशल कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस की बात करें तो 3 मैट्रिक्स हमारी स्पेशल कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस होती हैं, जिसमें हमारी पहली मैट्रिक्स है हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी और हम किसी मैट्रिक्स का A थीटा यानी ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट निकालते हैं और हमें वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ये कहलाती है हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स।
अगर हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें तो हम किसी मैट्रिक्स का ए थीटा यानी कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज निकालें और हमें नेगेटिव ऑफ ए मिल जाए तो ये कहलाती है हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब बात करें यूनिटरी मैट्रिक्स की, तो यूनिटरी मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी अगर हम किसी मैट्रिक्स में ए थीटा को मल्टीप्लाई करें और हमें रिजल्ट में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो कहलाती है हमारी एक यूनिटरी मैट्रिक्स। याद रखिएगा इन तीनों ही मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं स्पेशल रियल मैट्रिसेस को। हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह बिहेव करती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन हमारी स्क्यू सिमेट्रिक की तरह, और यूनिटरी मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरह बिहेव करेगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।